नमस्कार दोस्तों, स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित स्वस्थ किसान में आप सभी का स्वागत है। आज की बात उन बहनों के लिए है जिनके दिल में औलाद की चाहत होती है, और हो भी क्यों ना भला। घर आंगन में एक नन्हे मुन्ने की किलकारी सुनने की चाहत भला किसी नहीं होती है ना। पर कभी कभी सेहत से जुड़ी किसी समस्या की वजह से ये एक बच्चे की चाहत पूरी नहीं हो पाती। जी हाँ, ये समस्या है इनफर्टिलिटी यानी संतानहीनता की। क्यों होती है ये समस्या और इसका निदान क्या है? आज हम संतानहीनता की तमाम समस्याओं के बारे में विस्तार से जानेंगे और ये भी समझेंगे कि संतानहीनता के कारणों में केवल महिलाओं को दोषी ठहराना कितना उचित है। तो आज का विषय है बांझपन, कारण और उपचार, ताकि सूनी न रहे कोई भी गोद। और आपको बता दें कि हमारा टोल फ्री नंबर है 1800113060 और 1800113061। इस फोन पर कोई भी पैसा नहीं लगेगा जब आप फोन करेंगे। तो आज के अंक में हम अपने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि सुरक्षित प्रसव के लिए क्या करना चाहिए, कौन से लक्षण ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। साथ ही ये भी समझेंगे कि बांझपन यानी इनफर्टिलिटी की समस्या किन कारणों से होती है और इसका उपचार क्या है। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल से प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग वरिष्ठ सलाहकार और विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनीता राजौरिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। हमारी दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मीनाक्षी पांडे। आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और हमारी तीसरी मेहमान जो स्काइप के माध्यम से हमारे साथ जुड़ी हैं आज, डॉक्टर प्राची बेनारा। बता दें कि आप प्रजनन चिकित्सा IVF विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर प्राची, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्ते। तो यदि आप भी सुरक्षित प्रसव या इनफर्टिलिटी से संबंधित कुछ भी पूछना चाहते हैं तो निसंकोच आप पूछ सकती हैं, क्योंकि हमारा मकसद आपको एक नए जीवन से जोड़ने का है। बहरहाल बातचीत की शुरुआत करें तो पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मां बनने का सुख दुनिया के उन सुखद एहसासों में एक है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जी हाँ, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा उसके सीने से लगा रहे, तभी तो वो बच्चे के खुशी से खुश और उसके रोने से फफक फफक कर रो पड़ती है। सचमुच दुनिया का अनमोल रिश्ता है ये। लेकिन कभी कभी कुछ महिलाएं मां नहीं बन पाती और जीवन के सबसे बड़े सुख से वंचित रह जाती है। ये बात फिर चाहे गांव की हो या शहरों की, समाज में संतानहीनता की समस्या अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है। गौरतलब है कि संतानहीनता की स्थिति को आमतौर पर महिलाओं से ही जोड़कर देखा जाता है। समाज और घर वाले की तानेबाजी और बेफिजूल की बातें भी होने लगती है। कहीं पत्नी बांझ तो नहीं? जी हाँ, आप चाहें तो इसे पुरुष के वर्चस्व से जोड़कर भी देख सकते हैं। लेकिन एक बात तो सच है कि बांझपन केवल महिलाओं की समस्या नहीं है। आमतौर पर 30% मामलों में महिला और 30% पुरुष में कमी और 40% दोनों की कमी बच्चा न होने की वजह बनती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की भी माने तो पिछले एक दशक में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की इनफर्टिलिटी के मामले बढ़ रहे हैं। बता दें, आम आबादी का 10% हिस्सा किसी न किसी तरह से बांझपन का शिकार है या हो रहा है। गौरतलब है कि महिलाओं में 20 से 35 साल की उम्र को रिप्रोडक्टिव एज यानी प्रजनन की उम्र माना जाता है। जी हाँ, 35 साल की उम्र के बाद गर्भ धारण करने पर बच्चे में जन्मजात बीमारी होने जैसी कई समस्याएं हो सकती है। महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब बंद हो सकता है। यूट्रस में टीवी की वजह भी एक कारण हो सकती है। विशेषज्ञों की माने तो देर से शादी, ज्यादा स्मोकिंग या ड्रिंक करना और बेहद तनाव में रहना मां के सुख में बाधा बन सकती है। डायबिटीज, अधिक मोटापा, थायराइड, ल्यूकोरिया आदि बीमारी भी प्रेगनेंसी में दिक्कत देती है।
हालांकि अब मेडिकल साइंस ने भी उपचार के नए नए तरीके खोज लिए हैं। IVF, ICSI जैसी तकनीक इसी उपचार का एक हिस्सा है। बहरहाल हम तो यही चाहते हैं आपकी भी आंसुओं में मुस्कान झलके और हर सुनी गोद में ममता छलके। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो अभी आपने देखी है ज्ञानवर्धक रिपोर्ट, और बिल्कुल हम भी चाहते हैं कि आपके आंसुओं में भी मुस्कान झलके। और अब आइए कार्यक्रम में बातचीत की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम रुख करेंगे डॉक्टर अनीता का। डॉक्टर अनीता, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जब एक लड़की अपने किशोर अवस्था में होती है, एडोलेसेंस एज में होती है, तब कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उसे, और जब वो गर्भावस्था की कंडीशन में आती है तब भी कई तरह की चुनौतियां उनके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। और ऐसी भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको वो अपने घर वालों के साथ भी शेयर नहीं कर सकती, तो कौन सी हैं वो चुनौतियां, उनके बारे में समझेंगे पहले। जी, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। किशोरावस्था में हमारी लड़कियों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये परेशानियां स्वास्थ्य की हो सकती हैं और सामाजिक भी हो सकती हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता एक बहुत बड़ा कारण होता है, जिससे हमारी किशोरियां परेशान रहती हैं, और वह किसी के साथ ये साझा भी नहीं कर पाती, इवन अपनी माता पिता के साथ भी साझा नहीं कर पाती हैं। और इनमें एक अन्य परेशानी होती है खून की कमी, जिसको हम एनीमिया कहते हैं। अगर उसका समय पे इलाज नहीं किया गया तो ये किशोरियां बाद में जब गर्भावस्था धारण करती हैं तो उनमें ये परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, और बच्चे पर भी इसका बुरा असर हो सकता है। रही बात और सामाजिक परेशानियों की, जैसे कि कोई भी उनको महीने की परेशानी है, अनियमितता है, तो वह डॉक्टर की सलाह तक नहीं जा पाती। वो उनके पास ऐसी सुविधाएं नहीं है कि वो डॉक्टर को अप्रोच कर सकें, हमारी बहनें, लड़कियां, और वहाँ जाके अपनी बातें कह सकें। ज़्यादातर ये देखा गया कि वे अपने परिवार में भी ये बातें नहीं बताती हैं। डॉक्टर के यहाँ आना तो बहुत दूर की बात है। जी बिल्कुल। तो ये काफ़ी अच्छी बात जो है वो आपने बताई है कि किस तरह की चुनौतियां जो है वो खासकर एक किशोर अवस्था में जब एक लड़की अपने कदम रखती है तो उनके सामने आती हैं। डॉक्टर मीनाक्षी, अब आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई तरह की सुविधाएं जो हैं वो मुहैया कराई जा रही हैं हमारी ग्रामीण महिलाओं को, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं परंपरागत रूप से वो दाइयों के से अपना जो डिलीवरी है वो करवाना ज़्यादा पसंद करती हैं, बल्कि कि वो अगर किसी हॉस्पिटल में जाएं। तो इसके लिए आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? ये बात आपकी सही है कि वो दाइयों पे ज़्यादा विश्वास करती हैं। थोड़ा सा लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि वो अगर अस्पताल आएंगे तो उनका ऑपरेशन हो जाएगा, बट ये जो चल रही है वो परंपरा सही नहीं है। उन्हें हमेशा किसी भी पेशेंट का किसी भी समय इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए, अस्पताल में ही आकर उनका जो डिलीवरी है वो होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं इसका अंदाज़ा रहता है कि कई बार डिलीवरी कभी भी और किसी भी समय कॉम्प्लिकेट हो सकती है, मरीज़ की स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है। और जैसे आप बता रहे ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वहाँ की महिलाओं का ज़्यादातर शरीर में खून की कमी होना बहुत कॉमन है, क्योंकि उनका आहार विहार सही नहीं होता, खेती में काम करते हैं, खाना सही से नहीं लेते, और कह सकते हैं कि थोड़ा सा शरीर जो होता है उनका कृशकाय होते हैं, यानी माल नरिश्ड होते हैं। तो ऐसे में और भी उन्हें ज़्यादा जहाँ प्रोटेक्टिव और ज़्यादा केयर की ज़रूरत है वहाँ पे वो अस्पताल नहीं आती और घर में डिलीवरी करती है। कई बार वो जो है प्रसव सही से हो जाता है, लेकिन कभी कभी परेशानियाँ आ सकती हैं और जीवन पे मतलब कष्ट आ सकता है। दूसरा, जो संतान जो उत्पन्न होने वाला है वो भी डिलीवरी के समय अगर किसी कारण नहीं निकल पा रहा है तो वो भी डिस्ट्रेस में जा सकता है, और माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरा हो सकता है। तो मेरा यही कहना होगा कि हमेशा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी आप प्रेफर करें। हालांकि ये देखा गया है कि अब हमारे भारत के आंकड़े बहुत अच्छे हो गए हैं। 100 में से 80 यानी 80% डिलीवरी आजकल अस्पतालों में हो रही है। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मापदंड है जिसको हम आज अचीव कर पाए हैं।
तो मैं अपनी बहनों से अनुरोध करूंगी कि कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल में डिलीवरी कराएं, चाहे नॉर्मल डिलीवरी ही हो रही है, अगर वो डॉक्टर की निगरानी में हो रही है तो 100% आपको और आपके बच्चे को जो है सुविधाएं हैं सभी, कोई भी परेशानी होगी तो उसी टाइम हम उसको टैकल कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर डॉक्टर्स के आप निरीक्षण में रहेंगे तो जाहिर सी बात है आपको उससे कहीं ना कहीं लाभ ही पहुंचेगा। तो आज का हमारा कार्यक्रम जो है स्वस्थ किसान वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इनफर्टिलिटी के बारे में। अगर इससे संबंधित कोई भी जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं, चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं, अगर इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, बेहिचक फ़ोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर 1800-113060 और 61 ये दोनों ही हमारे नंबर हैं। जब भी आप फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, केवल आपने अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखना है, खास तौर से जिस दौरान आप अपना प्रश्न हमारे विशेषज्ञों से पूछ रहे हो। डॉक्टर अनीता, डॉक्टर मीनाक्षी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और अब आइए रुक कर लेते हैं जो हमारे साथ स्काइप पर मौजूद है डॉक्टर प्राची उनका। डॉक्टर प्राची, आपसे अब मैं यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि बदलती जीवन शैली जो है उसको देखते हुए कई बार ऐसा होता है कि कंसीव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है जो हमारी महिलाएं हैं उनके लिए, या फिर अगर वो गर्भ धारण कर भी लेती हैं उसके बाद उनका गर्भपात जो है वो 2 से 3 महीने के दौरान हो जाता है। इस पर आप क्या बताना चाहेंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं ज्योत्सना। आजकल हम देख रहे हैं कि जीवन शैली के चेंज होने से धीरे धीरे जो एज है जिसपे लड़कियों की शादी होती है वो 20-22 साल की जगह अब 30-35 साल होती जा रही है। जब हम पहला बच्चा प्लान करते हैं वो एज भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारे अंडों की, स्पेशली लड़कियों में अंडों की क्वालिटी और उनकी मात्रा खराब होती जाती है। हम सब देख रहे हैं कोरोना वायरस के आने के बाद हम आधे से ज्यादा लोग घर से काम कर रहे हैं, शारीरिक मेहनत बहुत कम हो गई है, अच्छा खाना, ताजे फल सब्जियां की कमी होती जा रही है, पानी पीना, स्वस्थ रहना, ये सब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इसकी वजह से अभी WHO ने एक सर्वे किया था जिसमें पाया गया कि ग्रामीण जगहों पे इनफर्टिलिटी या बांझपन की समस्या 6 में से 1 कपल को हो रही है और अर्बन एरिया में या शहरी इलाकों में ये समस्या और भी ज्यादा है। 1 में से 4 में से 1 कपल को कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका मेजर कॉज हमारी बदलती जीवन शैली ही है। बिल्कुल। डॉक्टर मीनाक्षी, क्या आप इसके अंदर कुछ जोड़ना चाहेंगे? आप आयुर्वेदा से हैं तो इसके अंदर आप क्या बताना चाहेंगे कि बदलती जीवन शैली किस तरह से प्रभावित कर सकती है, खासकर अगर हम बात करें यहाँ पर कंसीव करने के बारे में या गर्भ धारण करने के बारे में? देखिए, आयुर्वेद में बताया है कि 4 चीज़, जैसे कोई हम फसल उत्पन्न करना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं, तो ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज, ये 4 अगर सही हमें क्वालिटी के मिलते हैं तभी जाके वो फसल अच्छे से उत्पन्न हो सकती है। सिमिलरली अगर हम गर्भ धारण करना चाहते हैं तो यही 4 चीज़ें, ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज। ऋतु यानी जो उसका फर्टाइल पीरियड है, क्षेत्र यानी जिसमें बच्चे को रहना है वो गर्भाशय, उसके अंदर जो झिल्ली है जिसमें बच्चे को चिपकना है वो सही होना बहुत ज़रूरी है, वो स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अंबु यानी जैसे कि एक वृक्ष को बढ़ने के लिए हम खाद देते हैं, पानी देते हैं, तब जाके वो अच्छे से उग पाता है। तो उसी तरह अगर वो जो स्त्री है उसने अच्छा आहार लिया है जिससे गर्भ का पोषण हो सकेगा, जिससे उसका पोषण हो सकेगा, तो अपने आप वो उसको गर्भ धारण और उसको उत्तम संतति की ओर ले जाएगा। और साथ में बीज, जो स्त्री बीज है या पुरुष बीज, दोनों का अपना महत्व है। तो ये 4 चीज हमें हमेशा देखना है कि इन चारों चीजों को हम सही रखें। ये हम कर सकते हैं आहार के द्वारा, अपने डाइट को इंप्रूव करके, अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव करके भी हम ये कर सकते हैं। जैसे कि आजकल की स्त्रियां हैं बहुत मतलब वर्किंग इसमें है और सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, कंप्यूटर के सामने काम है, बहुत मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वो तरीका जब रहता है तो उसमें सेडेंट्री लाइफस्टाइल में मरीज थोड़ा सा ओबेज होता है, मतलब वो वजन बढ़ने लगता है उसका, और ये ओबेसिटी बाद में उसको अंडा ना बन पाना या एनोविलेशन जैसे कि PCOS एक बीमारी है उसकी ओर ले जाती है, या फिर और कोई डाइट के कारण, उनके लाइफस्टाइल के कारण उन्हें कुछ इन्फेक्शन होना जिसके कारण ट्यूब का प्रॉब्लम होना, और जैसे ग्रामीण क्षेत्र हैं तो ट्यूब की TB हो जाना, उसके कारण ट्यूब बंद हो जाना। ऐसे दोनों रूरल और अर्बन दोनों एरिया के अपने अपने परेशानियां हैं आहार और विहार संबंधित। इसके अलावा जीवन शैली में मैं ये जोड़ना चाहूंगी कि सिर्फ शारीरिक
शारीरिक स्वास्थ्य ही महत्व नहीं रखता, महिला का मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है जी, बहुत महत्वपूर्ण आजकल की जो भागती दौड़ती ज़िंदगी में मैंने देखा महिलाएं बहुत दुख से ग्रसित रहती हैं, परेशान रहती हैं। जो ये एंग्जाइटी है इसकी वजह से भी देखा गया कि उनमें जो गर्भधारण की क्षमता है वो कम हो जाती है। इसी तरह मदिरा सेवन या धूम्रपान, तंबाकू का सेवन, ये भी देखा गया है कि महिला और पुरुष दोनों में फ़र्क डालता है उनकी गर्भधारण करने की क्षमता में। तो महिलाओं से ये अनुरोध है और पुरुष भाई जो कि प्रजनन के लिए आगे जा रहे हैं कि वह मदिरा का सेवन रोकें, धूम्रपान रोकें, ऐसे एनवायरनमेंट में नहा रहे हैं। वातावरण प्रदूषित होता है, ये भी एक कारण है। तो खुली हवा में घूमना, जैसे कि मैडम ने अभी बताया, एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, घूमने जाना, ये सब चीज़ें बहुत ही महत्व रखती हैं। बिल्कुल डॉक्टर अनीता, यहाँ पर आपसे मैं यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ जोड़ना चाहूँगी कि ग्रामीण महिलाएं जब वो माँ बनने के अपने जब वो साइकिल में आती हैं तो उस दौरान खास तौर से कौन कौन सी बातों का जो है वो ध्यान रखना ज़रूरी है, और सबसे पहले बात ये बताएं कि कौन से टेस्ट करवाने जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं उनके लिए। तो जैसे कि मैडम ने पहले बताया था आपको कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ही महिला में जो अंडा बनता है वो मास में एक बार बनता है और वह देखा गया है कि 24 घंटे ही जीवित रहता है। अगर उस समय उनका संबंध हो गया अपने पति से तभी वो गर्भधारण कर पाएंगी। उस समय उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत ज़रूरी है और वे ध्यान रखें कि जब वो समय आ रहा है जबकि उनको गर्भधारण की ज़्यादा मतलब चांसेस हैं कि इस टाइम ज़्यादा है, तो उनमें एक दिन छोड़ के एक दिन आपस में संबंध, शारीरिक संबंध बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ सकें। और दूसरी बात ये देखा गया है कि एंग्जाइटी ना करें उस टाइम, और हर महिला को अपने मासिक धर्म का चक्र पता होना चाहिए। ये देखा गया है कि जिसके रेगुलर साइकिल्स हैं उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं प्रेगनेंसी के, क्योंकि जैसे मैंने बनाया एक पर्टिकुलर मिड साइकिल में अंडा बनता है और वो 24 घंटे जिंदा रहेगा। तो अगर आपका मासिक धर्म सही से आ रहा है, नियमित है, तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं और आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप जान सकती हैं कि कौन से दिनों में आप गर्भधारण कर पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर प्राची, आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि जैसे मासिक साइकिल की जो है वो बात हो रही है, कई बार लोगों को ये भी जो महिलाएं हैं उनको नहीं पता होता कि उनका जो ओव्यूलेशन पीरियड है वो कौन सा है, तो इसके बारे में क्या जानकारी देंगी? खासकर जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनके लिए जानकारी होना बेहद ज़रूरी है कि कौन से ऐसे दिन हैं जिनके अंदर वो गर्भधारण जो है वो कर सकती हैं। तो इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है। जिन महिलाओं का साइकिल बिल्कुल रेगुलर आती हैं वो ये समझ सकती हैं कि पीरियड आने के 14 दिन पहले सबसे फर्टाइल पीरियड माना जाता है। इसमें हम एक हफ्ते का विंडो देते हैं। जैसे अगर किसी की 28 दिन की साइकिल है तो उसकी फर्टिलिटी सबसे अच्छी होगी पीरियड के 10वें दिन से पीरियड के 18वें दिन तक। और ये जो कैलकुलेशन की जाती है, जब जिस लेडी को पीरियड आता है पहला दिन वो होता है जिसमें लेडी को ब्लीडिंग शुरू होती है। तो अगर हम उस दिन से कैलकुलेट करें तो पीरियड के 10वें दिन से 18वें दिन तक सबसे ज्यादा फर्टाइल पीरियड माना जाता है और इस समय गर्भधारण होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अगर किसी लेडी का पीरियड अनियमित है, चढ़ के आ रहा है या कम दिनों में आ रहा है, तो बेटर होगा कि वो एक स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाएं। बहुत सिंपल तकनीकों जैसे एक छोटे से अल्ट्रासाउंड द्वारा हम बता सकते हैं कि उनके शरीर में अंडा कब आ रहा है और कब उन्हें अपने पति के साथ संभोग करना चाहिए जिससे प्रेगनेंसी हो पाए। बिल्कुल, और इसी के साथ कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम स्वास्थ्य के साथ। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी के संबंध में। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो बेहिचक हमें फोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, जो कि है 1800-113060 और 61। जब भी आप फोन करेंगे आपको किसी भी तरीके का शुल्क इसमें नहीं लगेगा, बस आप अपने टीवी की आवाज को बंद रखें, खासतौर से जिस दौरान आप अपना प्रश्न पूछ रहे हो। हमारी पहली कॉलर हमारे साथ सईदा जी दिल्ली से मौजूद है फोन लाइन पर, आइए उनका सवाल जानते हैं। हेलो 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 सईदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहती हैं? मैम, हमारे पेट में है ना, वो है रसोली, तो रसोली और गांठ। हमने एम्स में भी तो इलाज करवाया था अपना, लेकिन उन्होंने फिर दोबारा बुलाया नहीं है, और वो उसकी प्रॉब्लम ज्यादा होती रहती है, बार बार 15 दिन हो जाती है महीने की। कब से आपको ये समस्या सामने आई है सईदा जी? जी, हमारी ये समस्या 1-1.5 साल हो गई, और हमारी शादी को हुए 5 साल हो गए, कोई बच्चा भी नहीं है। ठीक है, तो 1.5 साल मतलब 5 साल हो गया आपकी शादी को, और 1.5 साल से आपको ये समस्या है। बिल्कुल डॉक्टर अनीता, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, तो जो महिलाएं हैं जिनको कि ये रसौली की परेशानी है, तो सबसे पहले हमारा ये जानना आवश्यक होता है सईदा जी कि रसौली जो है बच्चादानी के अंदर है कि अंडादानी में है। अगर बच्चादानी में रसौली होती है और वह झिल्ली की तरफ होती है तो महिला को जो है तो ऐसी कोई परेशानी नहीं देखी गई। इसका आकार क्या है उसके ऊपर भी निर्धारित होता है कि आपको परेशानी तो नहीं होगी गर्भधारण में। अगर छोटी सी रसौली है तो उससे कोई फर्क नहीं चलता है। तो आप इस बात से घबराए ना कि अगर बच्चादानी के अंदर रसौली है और वो बाहर की तरफ है तब तो कोई परेशानी नहीं है, और अगर महीना ज़्यादा हो रहा है या गड़बड़ हो रहा है तो उसका मतलब अंदर की तरफ है, तो डेफिनेटली फिर हमें देखना पड़ता है कि हमें उसको निकालना पड़ेगा, या आप इसके साथ भी गर्भ धारण कर सकती हैं। रही बात रसौली अंडादानी में, अगर अंडादानी में रसौली है, छोटी मोटी रसौलियाँ बनती बिगड़ती रहती हैं, उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, परंतु ये देखा गया अगर 5 सेंटीमीटर से बड़ी हुई है तो फिर डॉक्टर के पास जरूर जाएं, दिखाएं, फॉलो अप करें। आपने जाना बंद कर दिया है, ऐसा मत करें, कृपया जाएं। आप जिस भी डॉक्टर को दिखा रही हैं आपको वहाँ पे नियमित रूप से फॉलो अप करना चाहिए, जैसा आपके डॉक्टर बताएं उसी हिसाब से आगे बढ़िए। बिल्कुल डॉक्टर प्राची, यहाँ पर मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि आप एक आईवीएफ एक्सपर्ट हैं। आप बताइए इसके संबंध में उन्हें क्या करना चाहिए, कितनी बार जो है वो जाके चेकअप करवाना चाहिए? 5 साल हो चुके हैं शादी को और 1.5 साल से रसौली की ये समस्या है। इसके विकल्प क्या क्या हो सकते हैं? अगर किसी को रसौली की समस्या है तो क्या विकल्प हो सकते हैं इसके लिए, जिससे कि वो गर्भ जो है वो आसानी से धारण कर पाए? तो सईदा जी, जैसे मैडम ने आपको समझाया, रसौली की जो जगह है या पोजीशन है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है ये डिसाइड करने के लिए कि आपको गर्भ धारण करने में कितनी तकलीफ आएगी। अगर ये रसौली हमारे बच्चेदानी की झिल्ली के अंदर है, झिल्ली वो जगह है जहां हमारे बच्चे आते हैं जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, अगर ये रसौली झिल्ली के अंदर है तो हो सकता है आपको गर्भ धारण करने से पहले इस रसौली का ऑपरेशन कराना पड़े। ये ऑपरेशन छोटा सा ऑपरेशन होता है, दूरबीन के द्वारा भी किया जा सकता है। पर अगर रसौली झिल्ली को अफेक्ट नहीं कर रही है, झिल्ली के ऊपर है या दीवार में है बच्चेदानी की, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप आराम से प्रेग्नेंट हो सकते हैं, बस सही समय पे ट्राई करते रहिए और अपने डॉक्टर को दिखाते रहिए। एक और जरूरी चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है, अगर रसौली की वजह से आपको ब्लीडिंग या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग की समस्या हो रही है तो आप अपने शरीर में खून की चेक करवाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्लीडिंग की वजह से खून की कमी हो रही है और आपको तकलीफ ज्यादा हो जाए गर्भ धारण करने में। डॉक्टर मीनाक्षी, आप इसके अंदर कुछ बात जोड़ना चाहेंगी? क्योंकि आयुर्वेदा के अंदर क्या किसी तरीके का मेडिसिन या कहें हम दवाइयाँ दे सकते हैं क्या रसौली को ख़त्म करने के लिए? किस तरह का इसके अंदर इलाज हो सकता है? देखिए, रसौली अगर छोटी है जैसे कि सभी विशेषज्ञ ने बताया, तो उसके लिए मतलब कुछ ऐसी औषधि हैं
जिनका प्रयोग करके हम उसके साइज़ को और थोड़ा कम कर सकते हैं और फिर मतलब उसी पे सस्टेन करके फिर उन्हें हम प्रेगनेंसी प्लान करने कहते हैं। और फिर जब वो गर्भधारण हो जाता है, पूरा जब डिलीवरी हो जाता है, उसके बाद फिर से हम वो औषधियाँ शुरू करते हैं। और कई पेशेंट में हमने देखा है जैसे कि मान लो 3 सेंटीमीटर या उससे बिलो है या मैक्सिमम 4 सेंटीमीटर के अंदर की है, तो उसमें ऐसी कुछ औषधियाँ हैं आयुर्वेद में बताई गई जिनका प्रयोग हम कर सकते हैं। पर मैं चाहूँगी कि किसी आयुर्वेद विशेषज्ञ से मिलकर ही वो इलाज लें और वो साइज़ जैसे कम हो जाए तब आप प्रेगनेंसी प्लान करें। जैसे कि अंडेदानी में भी अगर सिस्ट है तो भी आप प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले उसको थोड़ा नॉर्मलाइज कर लें, उस साइज़ को, मतलब छोटी हो जाए उसके बाद आप प्लान करें। क्योंकि गर्भाशय में जैसे गर्भधारण होगा तो उसके जो गर्भ का पोषण होता है उसी के साथ ही ये गांठें भी बढ़ने लगती हैं। तो ऐसा ना हो कि वो साइज़ पहले से ही थोड़ी बड़ी थी और गर्भधारण के समय वो साइज़ और बढ़ते गई तो पूरी प्रेगनेंसी उन्हें दर्द रहेगा और थोड़ा सा प्री टर्म डिलीवरी की ओर भी वो जा सकती है। तो इसमें आयुर्वेद हम कर सकते हैं, पंचकर्म एक चिकित्सा है वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे साथ अगले फोन पर जुड़ चुके हैं सुशील कुमार जी, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। आइए उनका सवाल जानते हैं। हेलो 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 सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? हेलो सुशील जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हाँ जी मिल रही है मैडम। मैं सुशील कुमार बोल रहा हूँ मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। जी, सवाल पूछिए सुशील जी। मैडम मेरा सवाल ये है, जो ये लेडीजों की जो ये बर्थ कंट्रोल टैबलेट होती है जी, इसको हम ज्यादा कितने साल तक यूज कर सकते हैं? ठीक है डॉक्टर नीता, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता है इसका ज्यादा साल तक इस्तेमाल करने से? ठीक है डॉक्टर नीता, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है भाई साहब ने। ये गोलियां जो हैं बिल्कुल भी लो डोज होती हैं, बहुत ही इसमें जो दवाई की मात्रा है वह बहुत ही कम है। तो आप जो महिला है इसको कई वर्षों तक लगातार इस्तेमाल कर सकती है। यदि उसको कोई परेशानी नहीं है, ब्लड प्रेशर ठीक है, शुगर नहीं है, वजन ठीक है और धूम्रपान वगैरह नहीं करती, तो कई सालों तक आप लगातार इसको अपना गर्भ नियोजन का तरीका की तरह इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई परेशानी आती है, महीने में अनियमितता होने लगी या मरीज को लगा कि बढ़ रहा है, महीना ज़्यादा आने लगा या बंद हो गया, तो मैं ऐसे में आपसे अनुरोध करूंगी कि वे डॉक्टर को जाके अवश्य दिखाएं। और भी बहुत सारे साधन हैं जो कि उससे भी बेहतर हैं, तो वो जब सलाह लेंगी तो आपकी डॉक्टर साहिबा जो हैं आपको अन्य प्रसाधन भी बताएंगी जो कि गर्भ निरोधन के हैं। तो आपकी इच्छा के अनुसार ही आपको वे सजेस्ट करेंगी क्या करना है। बिल्कुल। तो अब यहाँ पे आइए हम रुक कर लेते हैं डॉक्टर प्राची का। डॉक्टर प्राची, मेल इनफर्टिलिटी के बारे में आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि मेल इनफर्टिलिटी के कितने जो हैं वो रिस्क फैक्टर्स हैं, और क्या शादी में अगर आपके गैप आ जाता है तो क्या वो भी एक इनफर्टिलिटी का फैक्टर हो सकता है यहाँ पर पुरुषों में? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि सिर्फ महिलाओं की वजह से इनफर्टिलिटी नहीं होती। करीबन 1/3 से 2/3 रीजन पुरुषों में इनफर्टिलिटी की समस्या के कारण होता है जी। इनफर्टिलिटी पुरुषों में बहुत कारणों से हो सकती है। सबसे पहला कारण है अनहेल्दी लाइफस्टाइल, धूम्रपान या शराब का प्रयोग करने से। अगर हम बहुत ज्यादा मानसिक तनाव ले रहे हैं अपने काम का, रोजी रोटी का, तो भी मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी कुछ जेनेटिक बीमारियां होती हैं जिसमें अंडकोश में शुक्राणु का बनना बंद हो जाता है, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है मेल इनफर्टिलिटी का। कभी कभी पुरुषों को बचपन में कोई इन्फेक्शन हुआ है टेस्टिस का, उसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी हो सकती है। कभी कभी अंडकोशों के चारों तरफ एक ब्लड वेसल्स या उनका गुच्छा बन जाता है, जिसकी वजह से जो टेस्टिस होती हैं उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है और मेल इनफर्टिलिटी हो सकती है। कुछ ऑक्यूपेशन ऐसे हैं जिनमें मेल इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है। जैसे आप कुछ बहुत गर्म जगह काम कर रहे हैं, किसी फर्नेस में काम कर रहे हैं, किसी माइन में काम कर रहे हैं, ट्रैक्टर के ऊपर बहुत टाइम तक बैठ रहे हैं, इन वजहों से भी मेल इनफर्टिलिटी हो सकती है।
कुछ लोगों को कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा होता है, उसकी दवाइयां और रेडियोथेरेपी चल रही होती है। ये दोनों चीजें भी मेल इनफर्टिलिटी करा सकती हैं। बिल्कुल, और इसके बारे में आपसे जरूर आगे जानकारी लेंगे। हमारे अगले कॉलर रविदास जी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ फोन लाइन पर ओडिशा से। आइए पहले हम कार्यक्रम में उनका सवाल जो है वो शामिल कर लेते हैं। हेलो हेलो, हमारे अगले कॉलर रविदास जी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। हाँ रविदास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे निवेदन करूंगी अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद कर दीजिए पहले, उसके बाद आप अपना प्रश्न पूछें जिससे कि विशेषज्ञ आपका प्रश्न आराम से सुन पाए। हाँ, मैं बंद कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, पहले मेरा बीबी का पीरियड होने का समय हम लोग संबंध करने से बच्चा रह जाता था, तो हमने 4-5 बार अबॉर्शन करा लिए। तो अभी हम 10-12 साल से कोशिश कर रहे हैं बच्चा रहने के लिए, तो बच्चा रह नहीं रहा है। मेरा बीबी का उम्र हो गया 44 साल, मेरा उम्र हो गया 48 साल, तो अभी बच्चा रहने का कोई उम्मीद है? डॉक्टर मीनाक्षी, बहुत ही दहला देने वाला है ये कि पहले तो अबॉर्शन करवाते रहे, अब 10-12 साल से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। 44 और 48 साल की उम्र है इनकी। पहले जो आपने अबॉर्शन करवाए हैं वो अपनी इच्छा से कराए या फिर गर्भधारण के बाद बच्चे गिर जाते थे? फोन लाइन पर वो मौजूद नहीं है हमारे साथ। ओके, देखिए, अगर गर्भधारण मतलब पहले जब अगर बहुत बार बच्चे गिरते हैं और सफाई हो जाती है तो जो बच्चेदानी के अंदर की झिल्ली होती है वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है और कई बार वो अच्छी तरह से फिर बन नहीं पाती, तो उस कारण भी गर्भधारण नहीं होता। और कई और भी कारण है, जैसे अंडा नहीं बनना या ट्यूब, इसका भी आपको एक बार जांच करा लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ मतलब सिर्फ हम गर्भाशय नहीं सोच सकते। जैसे मैंने आपको बताया था, ऋतु क्षेत्र, अम्बुबीज, सभी कारण, चारों कारण मिलकर ही गर्भधारण में ये कारणीभूत होते हैं। तो आपको इसमें से पहले से कौन सा कारण है वो एक बार जाके दिखाना चाहिए मेरे हिसाब से किसी विशेषज्ञ को। और 42 साल उम्र अगर है महिला की तो एक बार अगर नेचुरल कंसेप्शन के लिए उन्हें ट्राई करना चाहिए। अगर सारी रिपोर्ट सही हैं तो उसके हिसाब से हम आयुर्वेद में इसके लिए पंचकर्म द्वारा पहले शरीर का शोधन कराते हैं। 5 प्रकार के कर्म हैं, उनमें से उस महिला के लिए जो सुविधाजनक होगी और पुरुष के लिए जो सुविधाजनक होगा उसके अनुसार वो कर्म हम प्लान करते हैं। 3 महीने की पूरी टोटल ट्रीटमेंट होती है। पहले मंथ में हम 5 कर्म में से एक कराएंगे, फिर उसके बाद एक बस्ती पर रेक्टल मेडिसिन हम देते हैं, और तीसरे महीने में फिर उन्हें गर्भधारण के लिए जैसे सौमनस्य करना, यानी कि उनको मानसिक चिकित्सा भी उनकी करते हैं ताकि वो स्ट्रेस रिलीव रहें और कंसीव कर पाएँ। और कुछ डाइट में हम उनके चेंजेस करते हैं, कुछ उनको औषध देते हैं, जैसे पुरुषों में ज़्यादातर अश्वगंधा, शीलाजीत, इस तरह के औषधों का प्रयोग किया जाता है घी के साथ, दूध के साथ। स्त्रियों में कई प्रकार के औषधि हैं, शतपुष्पा है, शतावरी है, यष्टि मधु, ऐसे द्रव्यों का यूज करके हम उनको ठीक कर सकते हैं। लेकिन आपकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए मैं पहले चाहूंगी आप विशेषज्ञ को मिलकर अपनी पूरी रिपोर्ट्स एक बार क्लियर कर लें, उसके बाद आप इसको कर सकते हैं। डॉक्टर नीता, कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? ये मैं बताना चाहूंगी कि जैसे जैसे महिला की आयु बढ़ती है तो अंडों का जो नंबर है, एक निश्चित नंबर है, वह धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसको हम ओवेरियन रिजर्व कहते हैं। वो रिजर्व कम होने लगता है। और ये भी देखा गया है कि अंडे की जो फर्टिलाइजेशन की क्षमता है, क्वालिटी है, वह भी उस पर भी प्रभाव पड़ता है बढ़ती उम्र का। सिर्फ नारी का ही नहीं, ये देखा गया है कि पुरुष की भी उम्र बढ़ने के साथ जो क्वालिटी ऑफ सीमेन है उसमें भी फर्क आता है। तो लेकिन ऐसा है कि बिल्कुल ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हो ही नहीं सकता। आजकल साइंस बहुत ज़्यादा एडवांस है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, IVF की सुविधा है, जिससे कि अगर वैसे नहीं होता नेचुरल, जैसे कि मीनाक्षी मैम ने बताया, तो आप IVF की तरफ जल्दी बढ़िए, क्योंकि आपकी आयु काफ़ी हो चुकी है। ये भी देखा गया है कि जैसे बार बार अबॉर्शन कराते हैं, झिल्ली में भी असर पड़ता है। और ये भी देखा गया है कि अगर उस टाइम इन्फेक्शन कंट्रोल का ध्यान नहीं रखा गया तो कई बार नलें भी बंद हो जाती हैं लास्ट अबॉर्शन के सफाई के बाद। तो ये सब डॉक्टर की परीक्षण के बाद ही आप जो है आगे बढ़ें, जैसा भी आपकी डॉक्टर बताएं, कृपया आप आगे बढ़ें। बिल्कुल। हमारे साथ हमारी अगली कॉलर मधु जी मौजूद है फोन लाइन पर, बागपत से। आइए उनका सवाल जानें। हेलो 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 मधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी मैम। जी मधु जी, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप हमारे डॉक्टर से?
जी मुझे ये जानना है, नसबंदी करवाने के बाद अगर खुलवा के बच्चा करना चाहो तो हो जाएगा या नहीं? बिल्कुल। डॉक्टर प्राची, आपसे मैं लेना चाहूंगी इस प्रश्न का उत्तर। क्या बताना चाहेंगे, नसबंदी करवाने के बाद अगर खुलवाना चाहें तो क्या उसके बाद फिर से गर्भधारण या कंसीव किया जा सकता है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहती हूँ कि जो हमारी नलें होती हैं या ट्यूब्स होती हैं वो बहुत ही डेलिकेट या बहुत ही बारीक अंग है हमारी बॉडी के। जब हम नसबंदी करते हैं तो कई बार हम नसों को बांध देते हैं और कभी कभी उनके एक छोटे से टुकड़े को काट भी देते हैं। तो ऑपरेशन करने के बाद जो चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी आने के वो करीब करीब 25 से 30% हैं। अगर किसी अच्छे अस्पताल में ये कराया जाता है तो 25 से 30% चांसेस हम अचीव कर सकते हैं प्रेगनेंसी लाने के। दूसरा मैं इनको बताना चाहूंगी कि आईवीएफ की जो तकनीक है वो ऐसे ही महिलाओं के लिए आई थी जिनको ट्यूबों की प्रॉब्लम है। तो आईवीएफ भी एक बहुत आसान तरीका है इसमें गर्भ धारण करने का, जिसमें हम महिला के शरीर से अंडे बाहर निकाल लेते हैं, पुरुषों के शुक्राणु लेते हैं और बच्चा बना के डायरेक्ट बच्चेदानी के अंदर डाल देते हैं। इस तकनीक में अगर ट्यूब खुली है बंद है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ट्यूबों में जो काम हो रहा है वो हम लैबोरेटरी के अंदर कर लेते हैं जी। तो दोनों तरीके अपनाए जा सकते हैं। बिल्कुल। जी डॉक्टर नीता, मैं ये जोड़ना चाहूंगी कि सिर्फ नसबंदी के बाद सिर्फ यही नहीं है कि आपकी नसें जो हैं वो जोड़ दी जाएंगी तो गर्भधारण हो जाएगा। आप ये भी देखिए जैसे जैसे आपको कितने साल पहले ऑपरेशन हुआ, क्या आपको छल्ला डाल के नसबंदी करी गई जिसको कि लेप्रोस्कोपी द्वारा करी गई थी, दूरबीन द्वारा, या पेट खोल करके करा गया था। जैसे कि मैडम ने अभी बताया, जब काटते हैं तो उसमें फेलोपियन ट्यूब का काफ़ी जो है उसका अंग जो है निकल जाता है, तो रिकैनलाइजेशन होना पॉसिबिलिटी है, परंतु उसके बाद कंसीव करना, जैसे कि मैडम ने ऑलरेडी बताया, 25 से 30% महिलाएं गर्भवती होती हैं, लेकिन उसके बाद भी परेशानियां हो सकती हैं क्योंकि आपकी उम्र भी बढ़ गई होगी, अब पति की भी उम्र बढ़ गई होगी, हो सकता है भगवान ना करे कुछ और परेशानियां जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, बढ़ती आयु के साथ ये परेशानियां भी होती हैं। तो आईवीएफ ऐसे केसेस में मेरे हिसाब से एक अच्छा उपाय है। बिल्कुल। डॉक्टर मीनाक्षी, यहाँ पर अभी क्योंकि हम बात कर रहे हैं मेल इनफर्टिलिटी के बारे में फिलहाल, तो इसमें मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या मेल इनफर्टिलिटी जेनेटिक होती है? कई लोगों को ये भ्रांति भी है कि आपके जीन्स में जो है वो इनफर्टिलिटी चली आ रही है तो आप आगे जो है वो संतान नहीं कर सकते। इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? जैसे डॉक्टर प्राची मैम ने पहले बताया था कि पुरुषों में बहुत सारे कारण हैं इनफर्टिलिटी के, सिर्फ एक जेनेटिक कारण नहीं कहा जा सकता। धूम्रपान करना या फिर मदिरा सेवन करना या फिर उनके जॉब, जैसे बताया कि माइंस में वर्क कर रहे हैं, एक्सेस टेम्परेचर के अंडर जब वर्क करते हैं तो जो स्पर्म होती है, जो कीटाणु होते हैं पुरुषों में, वो ख़त्म होने लगते हैं, उनकी मतलब उनकी क्वालिटी भी ख़राब होती है और वो मरने भी लगते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं, सिर्फ जेनेटिक कहना वो सही नहीं है। और हाँ, फैमिली हिस्ट्री में अगर कुछ जेनेटिक चलते आ रहा है तो वो चीज़ के लिए आप एक बार जांच करा सकते हैं। कैरियोटाइपिंग करके एक जांच है, वो जांच से आप इस चीज़ को रूल आउट कर सकते हैं कि ये भी परेशानी तो नहीं है, और अगर और कोई परेशानी है और चिकित्सा लेने लायक है तो फिर उसका आप ज़रूर विशेषज्ञ से मिलकर उसका इलाज कर सकते हैं और ठीक भी हो सकते हैं, गर्भधारण भी हो सकते हैं। बिल्कुल मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी डॉक्टर नीता, लेकिन पहले हम कॉलर को जोड़ लेते हैं। शिव कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से फोन लाइन पर, उनका सवाल लेते हैं। शिव कुमार जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? वो ऐसे है, हमारी बेटे को 4 साल हो गए शादी को, ठीक है, तो बहू को बच्चा ही नहीं हो रहा, तो वो डॉक्टर 2 बार चेक करा रहे हैं, तो वो उन्होंने क्या वाइफ अंडकोश जो वो प्रॉब्लम है, थोड़े वीक है। क्या वीक बताया है उन्होंने? ठीक है ठीक है, जो एग डेवलपमेंट है वो वीक है। डॉक्टर नीता, क्या बताना चाहेंगे? मैं जहाँ तक भाई साहब ने प्रश्न पूछा है, मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने अपने डॉक्टरी परीक्षण करा चुकी हैं और कई हार्मोनल स्टडीज होती हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि बच्चेदानी कमजोर है, इसका मतलब अंडा ठीक से नहीं बन रहा है। हो सकता है उनकी हार्मोनल जांच करी गई हो, एंड इसको कहते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन, और अल्ट्रासाउंड द्वारा भी पताया चला जा सकता है। जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में ओवेरियन रिजर्व की बात करी थी, हो सकता है वह कम हो, परंतु ऐसा नहीं है, नाउम्मीदी की तरफ मत जाइए, इलाज कराते रहिए। आजकल तो साइंस इतनी डेवलप्ड है कि अगर
4 या 5 अंडे भी किसी तरह हमने इकट्ठे कर लिए तो हम, जैसे कि मैडम ने बताया, IVF द्वारा उसको बच्चा हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर प्राची, मैं आपके पास आना चाहूंगी। एग डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? अगर किसी का एग डेवलपमेंट कम हो या ओवरियन रिजर्व जो है वो अगर कम हो तो उसके लिए क्या करें? किस तरीके के टेस्ट होते हैं और उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है? खासकर अगर हम यहाँ पर बात करें एज ग्रुप की, तो कौन सी ऐसी उम्र है जिसके अंदर हमारा रिजर्व जो है वो घटना शुरू हो जाता है? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि जैसे शिव कुमार जी ने सवाल पूछा, IVF तो एक तकनीक है ही, पर जरूरी नहीं है कि हर किसी को IVF की जरूरत पड़े। कुछ हार्मोन की दवाइयां देके भी हम अंडा टाइम पे बना सकते हैं, अंडे के डेवलपमेंट को बेटर कर सकते हैं। और फिर छोटी तकनीक जैसे IUI, जिसमें हम हस्बैंड का वीर लेके बच्चेदानी के अंदर डाल देते हैं, वो भी इसमें हम ट्राई कर सकते हैं। तो जरूरी है इनको इनके नजदीकी गायनेकोलॉजिस्ट या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना और जानना कि इनके लिए IUI ही काम कर जाएगा या IVF करना पड़ेगा। और मैं बताना चाहूंगी कि जैसे जैसे किसी भी लेडी की उम्र बढ़ती जाती है, उनके अंदर अंडों की मात्रा और क्वालिटी खराब होती जाती है। ये जनरली 35 इयर्स के बाद जो ये कमी होने लगती है, ये काफी तेजी से होने लगती है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी फैमिली टाइमली प्लान कर लें और बहुत ज्यादा उम्र बढ़ने का वेट ना करें। एक लेडी के अंदर अंडों की कितनी मात्रा है, वो एक ब्लड टेस्ट जिसको AMH बोलते हैं, एंटी मुलेरियन हार्मोन, इसके द्वारा पता किया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड में भी हम पीरियड के दूसरे दिन पे अल्ट्रासाउंड करके भी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस लेडी में कितने अंडों की मात्रा होगी। बिल्कुल, और कार्यक्रम में जानकारियों को आगे जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ के साथ। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में, जहां आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर कर रहे हैं एक चर्चा, और वो विषय है इनफर्टिलिटी। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो बेहिचक हमें फोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, जो कि लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, 1800-11-3060 और 61। जब भी आप इन पर फोन करेंगे कोई भी पैसा नहीं लगेगा, केवल आपने अपनी टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखना है, खासतौर से जिस दौरान आप विशेषज्ञों से अपना प्रश्न पूछ रहे हो। डॉक्टर अनीता और डॉक्टर मीनाक्षी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और स्काइप के माध्यम से हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्राची। डॉक्टर मीनाक्षी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, ये जो अंडा कम बनने की जो समस्या है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? आयुर्वेद के अंदर इसका कोई इलाज है? क्योंकि हर कोई व्यक्ति जो है वो एलोपैथी की ओर नहीं जाना चाहता, कई लोग आयुर्वेदिक इलाज में भी अपना जो बिलीफ है वो रखते हैं। मैं इसलिए जैसे अंडा बनने के लिए समस्या के कारण बहुत लोग IVF की तरफ या मतलब पूरी हार्मोनल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। तो मुझे ये बताना है कि आयुर्वेद में कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जिससे हम अंडे का जो बनने की प्रक्रिया है वो बढ़ा सकते हैं और स्वस्थ अंडे बने, इसके लिए भी कुछ औषधियाँ हैं। कई स्टडीज़ हैं इनके ऊपर, जैसे शतपुष्पा है, शतावरी है। ये ऐसे ड्रग्स हैं जिनको देने से अंडा बहुत अच्छी क्वालिटी का बन पाता है। तो जो हम ऐसे हमने कई स्टडीज़ भी की है कि पहले हमने अंडा स्वस्थ करने के लिए उन्हें आयुर्वेदिक दवाएँ दी है और फिर IUI हमने हमारे सेंटर पे खुद किया है और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले हैं। और IUI के लिए जाने के पहले अगर आपने मतलब एक तो उसमें आहार औषधि भी आप ऐड कर सकते हैं जैसे मैंने जो बताए, पर एक हम में एक चिकित्सा है उत्तर बस्ती, जिसमें हम इंट्रायूट्राइन ऑयल इंस्टिलेशन कहते हैं। बच्चेदानी के अंदर हम कुछ ऐसे औषधियों का तेल होता है, वो हम महीना उसका समाप्त होने के बाद उन्हें 3 दिन के लिए एडमिट करते हैं और उत्तर बस्ती ये प्रोसीजर करते हैं। इसमें हम ऐसे
ऐसी दवाओं के तेल देते हैं जिससे वो गर्भाशय में जो झिल्ली है वो भी सही हो जाए और जो अंडाशय है वो भी सही से स्वस्थ हो जाए और सही अंडा बन पाए। तो वो दोनों होने से एक बार ये कर सकते हैं कि अंडा अच्छे से उत्पन्न हो जाए, फिर अगर नॉर्मल कंसीव नहीं कर रही है तो IUI को जाए या IVF को जाए। ठीक है, हमारे अगले कॉलर लवकुश जी अयोध्या से मौजूद है फोन लाइन पर, उनका सवाल भी कार्यक्रम में शामिल करते हैं। हेलो। हाँ मैम, हेलो। लवकुश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? मैम जो है मेरी वाइफ को जो है पहले राइट ओवरियन सिस्ट थी। राइट ओवरी में सिस्ट थी, ठीक है। राइट ओवरी जो राइट ओवरी निकाल दी गई, डॉक्टर ने ऑपरेट कर दिया था, ठीक है। उसके 1 साल के बाद जो है मुझे लड़का हुआ है और आज 10 साल हो चुके हैं और उसके बाद कोई लड़के नहीं हो रहे हैं। बच्चा नहीं हो रहा उसके बाद कोई? हाँ, उसके बाद कोई बच्चा नहीं हो रहा है। ठीक है। डॉक्टर प्राची, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? राइट ओवरी में सिस्ट था, उसका ऑपरेशन कर दिया गया, अब 10 साल हो चुके हैं, बच्चा नहीं हो रहा है। तो लवकुश जी, मैं बताना चाहूंगी कि जब भी हम ओवरी पे कोई ऑपरेशन करते हैं, जैसे यहाँ पे सिस्ट निकाली गई है, तो ऑपरेशन करते दौरान जो हमारी ओवरी का नॉर्मल भाग होता है वो भी थोड़ा थोड़ा हट जाता है। तो जो हमारे अंडों का रिजर्व है या अंडों की मात्रा है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। और 10 साल हो चुके हैं पहले बच्चे को, वैसे भी आपकी वाइफ की उम्र बढ़ गई होगी, तो उनमें जरूरी है AMH की टेस्ट कराना। हमें देखना पड़ेगा कि AMH की वैल्यू कितनी है, क्योंकि उससे हम बता सकते हैं कि आगे आपको किस तरीके का अपना करना चाहिए। अगर AMH की मात्रा काफी कम हो गई है तो बहुत जरूरी है कि टाइमली आप IUI या IVF की तरफ बढ़ें। ये भी मैं कहना चाहूंगी कि 10 साल हो चुके हैं वाइफ को प्रेगनेंसी आए हुए, तो आपको अपने वीर की जांच और वाइफ की नलों की भी जांच कर लेनी चाहिए, बिकॉज 10 साल में अगर उनको कोई इन्फेक्शन हुआ है, गलती से TB या कोई और इन्फेक्शन हुआ है अंगों का, तो नलों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल। तो प्लीज अपने नजदीकी चिकित्सक के पास जाइए और एक बार सारी जांचें करा लीजिए। बिल्कुल। और डॉक्टर अनीता, यहाँ पर जांच की जब हम बात कर रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो करवाने बहुत जरूरी हैं महिलाओं के लिए और पुरुषों दोनों के लिए ही? कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण टेस्ट हैं? और साथ ही एक यहाँ पर ये जो बात बार बार सिस्ट की जा रही है और इसका ऑपरेशन भी जो है वो हो जाता है, तो क्या ये रसौली फिर से वापस आ सकती है? जहाँ तक निसंतान कपल्स की बात होती है तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि जब ये कपल्स हमारे पास आते हैं, हम उनसे 1-to-1 वार्तालाप करते हैं, तो मैंने कई केसेस में तो ऐसा देखा कि वो शारीरिक संबंध ही नहीं बना पाए अभी तक। तो आप ये सोचिए कि मतलब उनमें ऐसा कांटेक्ट ही नहीं हुआ जैसे प्रेगनेंसी के चांस हो। तो हम सब पहले देखते हैं कि उनको आपसी शारीरिक संबंध बनाने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही, उनका पूरा जांच और निरीक्षण किया जाता है, कुछ ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, हार्मोन्स के टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे कि मैडम ने बताया अंडा कैसा बन रहा है, ये सब देखने के लिए जिसको कहते हैं ओवुलेशन स्टडी अल्ट्रासाउंड द्वारा भी करी जाती है, और हार्मोनल प्रोफाइल भी जैसे कि AMH से भी हम पता कर सकते हैं कि उसके अंडादानी में अभी कितनी क्षमता है बच्चा जनने की। उसके अलावा नलों की जांच बहुत ज़रूरी है। नलों की जांच 2 नलें होती हैं, प्रभु ने हमें 2 नलें दी हैं और 2 अंडादानी होती हैं, उसमें अंडा बनता है। वह अंडा जो है इसमें फेलोपियन ट्यूब में आता है, वहाँ पे जो पुरुष के जो स्पर्म है, शुक्राणु है, उसका मिलन होता है, वहाँ पे भ्रूण बनता है और भ्रूण फिर बच्चादानी में आता है। तो ये पूरा इतना सुंदर एक सिस्टम भगवान ने बना है। इस वाले यंत्र में यदि कोई भी इधर उधर हो जाता है जरा भी, तो गर्भ धारण करने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा सिर्फ महिला ही नहीं, पुरुष के भी वीर्य की जांच बहुत ज़रूरी होती है। तो उसमें देखते हैं शुक्राणु कितने हैं और वे कितने जीवित हैं, कितने एक्टिव हैं, ये सब भी देखना पड़ता है। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर जसवीर जी हमारे साथ फर्रुखाबाद से मौजूद हैं फोन लाइन पर, उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो। हाँ सर। जसवीर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। अपने टीवी की आवाज को पहले जसवीर जी बंद कर दीजिए, उसके बाद आप अपना प्रश्न पूछिए। जी बंद कर दिया। जी प्रश्न पूछिए। मैं 10 साल हो गए शादी को, 4-5 साल तो बच्चा नहीं आया। 10 साल हो गए आपकी शादी को और अभी तक आपके कोई बच्चा नहीं है?
जो 4-5 साल तक बच्चा नहीं आया, फिर बच्चा 2-2 साल 3 साल में आया, लेकिन वो महीने भरे में, 2 महीने में, 4 महीने में गिर जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, 10 साल हो गए हैं आपकी शादी को, और जब भी गर्भ धारण किया जाता है वो 2 से 3 महीने में बच्चा जो है वो गिर जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर प्राची क्या बताएंगे इसके बारे में, क्या इसके कारण हो सकते हैं? क्या इसमें ये कहें कि बच्चादानी में किसी तरीके की कोई कमजोरी है, या फिर अगर हम ये कह सकते हैं कि कोई जो पोषक यहाँ पर जो तत्व होते हैं उनकी किसी कमी के कारण क्या ऐसा हो सकता है? फेब्रॉइड्स की भी कई बार बात जो है वो सुनी जाती है कि किसी के बच्चादानी में फेब्रॉइड का जो है वो दिक्कत है, तो ये किस तरह से मिला जुला के इसे समझा जा सकता है? तो ये बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं रिकरेंट मिसकैरेज। अगर किसी भी दंपत्ति का एक या एक से ज्यादा मिसकैरेज हो जाता है तो उनको जांचें करानी बहुत जरूरी हैं। ये जांचें कुछ जेनेटिक स्टडीज के माध्यम से, बच्चेदानी के अल्ट्रासाउंड के माध्यम से की जा सकती हैं। कुछ दवाइयां इनको देनी होती हैं, कुछ इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं कई बार, जिससे हम गर्भ को रोकने की कोशिश करते हैं। तो बहुत जरूरी है कि जब भी नेक्स्ट गर्भ आए लेडी के शरीर में, तो वो तुरंत एक गायनेकोलॉजिस्ट या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाएं, जो इनको कुछ प्रकार के हार्मोन के इंजेक्शंस दे पाएं, जिनसे हम गर्भ रोकने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे में बढ़िया रहेगा कि इवन बिफोर अगला गर्भ धारण करने से पहले ही वे डॉक्टरी सलाह लें अगर उसमें कोई उनको खराबी पाई गई, ताकि समय पर उसका इलाज कर सके, ताकि उनको इस असुविधा का सामना दोबारा ना करना पड़े। तो जैसे कि मैडम ने बताया, हार्मोन टेस्ट वगैरह भी होते हैं, बच्चादानी का संरचना देखी जाती है कि अंदर कोई खराबी तो नहीं है, जैसे आपने फाइब्रॉइड्स की बात करी, या अंदर कोई सेप्टम होता है जिसके कारण ये देखा गया कि ये हो सकता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि जांचें करके हम उसका समय से उसका हम निवारण कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर मीनाक्षी, जैसे आज हम इस विषय के ऊपर बात कर रहे हैं और कई बार ऐसा होता है कि लोगों को इस विषय से संबंधित जानकारी ही नहीं होती, तो किस तरह से अपनी जानकारियों को जो है वो बढ़ाया जा सकता है? और खासतौर से मेरा सवाल ये है कि कौन सी ऐसी उम्र है जहां से हमें अपने टेस्ट जो हैं वो करवाने शुरू कर देने चाहिए? भले हम शादीशुदा नहीं हैं, उसके पहले भी क्या किसी तरीके के टेस्ट हम करवा सकते हैं अपनी एक दिल की तसल्ली के लिए? हाँ, आपने बहुत सही कहा कि अगर हमने कैच देम यंग कहते हैं कि जितना जल्दी आप उस रोग को जान लें उतनी जल्दी इलाज होगा और उतना वो हम उसमें सफल हो पाएंगे। तो जैसे स्त्रियां हैं, मतलब एडोलेसेंट एज में है, वो अपनी किशोर अवस्था में है, और तभी जब उसका मासिक धर्म शुरू हुआ है और वो अनियमित रह रहा है, तो पहले 1 साल तो हम थोड़ा वेट कर सकते हैं कि शरीर में हार्मोन्स बॉडी में एडजस्ट होते हैं, तो धीरे धीरे वो सही होगा। लेकिन महिला, मतलब जो लड़की है वो कुछ 15 साल के ऊपर की हो गई है और वो चीज़ बना रह रहा है, जो मासिक धर्म की अनियमितता है, और शरीर में या तो मोटापा आ रहा है या फिर अन्य समस्याएं हैं अगर कुछ, तो वो ज़रूर उसका निवारण करें। मतलब आके उसके लिए चिकित्सीय सलाह लें। और उसमें कई ऐसे जांच है, हार्मोनल टेस्ट हैं, जैसे कई बार बहुत कम एज से थायराइड का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, कुछ ऐसे हार्मोन से जो अंडा सही से बनने नहीं देते, FSH LH, वो हार्मोन्स के वो जांच करा सकते हैं। अगर शरीर में ओबेसिटी है, तो मतलब मोटापा बहुत बढ़ा हुआ है, तो PCOD एक बीमारी है, वो उसमें रह सकती है, तो वो अल्ट्रासाउंड में दिख जाएगी। तो इस तरह से हार्मोनल टेस्ट और अल्ट्रासाउंड द्वारा वो अपना रोग जान सकती है और वो रोग का मतलब जल्दी निवारण करेगी। क्योंकि ऐसे कहा जाता है, स्त्री ही मूलम अपत्यानाम, मतलब यही स्त्री को आगे जाके अपत्य यानी बच्चे को जन्म देना है, और एक जो हमारे देश को एक भविष्य हम देते हैं वो स्त्री ही करती है। तो उसका अगर सही समय पे इलाज हुआ, तो जो मैंने 4 फैक्टर बोले थे, ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज, उसमें बीज छोड़कर ऋतु, क्षेत्र, अंबु, ये सारा 3 स्त्री पर निर्भर होता है। तो ये तीनों स्वस्थ है कि नहीं, अगर हमने सही समय पे जाना, सही समय पे इलाज किया, तो सही समय पे गर्भधारण हो सकता है। इसके अलावा कई बीमारियां हैं, जैसे कि किसी को कैंसर है, उसकी दवाई चली, या और भी किसी कारण जैसे अंडादानी निकालनी पड़ा, या मतलब अनफॉर्चुनेटली मतलब प्रजनन अंग में से किसी को भी हमें उसको एक्सटर्पेशन करना पड़ा या निकालना पड़ा, तो इसमें महिला को अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए कि उसकी गर्भधारण की क्षमता क्या है करेंटली, और वह उसके लिए आगे क्या प्रयोजन कर सकती है, तो पहले ही प्लान करके रखें। बिल्कुल। तो डॉक्टर अनीता, डॉक्टर मीनाक्षी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्राची, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों हमारे साथ जुड़े और इतनी अहम जानकारियां इस विषय के संबंध में हमारे दर्शकों के साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि एक्सपर्ट सलाह से आप जरूर लाभान्वित होंगे। पिछले सप्ताह हमारे पास बहुत से ईमेल्स आए हैं और झांसी से नीतू सिन्हा ने लिखा है कि उनकी मां एक लंबे अरसे से माइग्रेन की मरीज हैं, तो क्या इसे जड़ से खत्म किया जा सकता है। कानपुर से सरला वर्मा की समस्या ये है कि उनकी मां यदि कोई भी दवाई लेती हैं तो उनके शरीर में जो है वो छाले पड़ जाते हैं। इस डर से वे बुखार की भी दवा जो है वो नहीं ले पाती। कोई उपाय बताएं। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याओं को लेकर हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से मिल जाएगी। अगर आप हमें कोई ईमेल लिखना चाहते हैं या अगर आप कोई पत्र लिखना चाहते हैं तो पता नोट करें। दूरदर्शन किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमारा ईमेल आईडी नोट करें, swasthkisan@gmail.com। और आज के लिए केवल इतना ही। अगले सप्ताह फिर आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।